हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 30 क्वेश्चन का रीजनिंग का पेपर है। ठीक है, तो आप इस 30 क्वेश्चंस को आप देखिए किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चंस को इजी वे में हल किया जाता है और कम समय में कैसे इसका आंसर निकाला जाता है। दोस्तों, आज थोड़ा हम मॉर्निंग में अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि थोड़ा हम किसी काम की वजह से व्यस्त हो गए थे, जिसके वजह से पर हमारा कोशिश ये रहता है कि हर दिन आपको अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि अब शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ कि किस टाइम में मैं किस वीडियो को अपलोड करूँगा, कब मेरा मैथ का वीडियो आएगा, कब मेरा रीजनिंग का आएगा, कब जीके जीएस का आएगा, कब साइंस का आएगा, कब करेंट का आएगा। ये मैं एक अब शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपके सपोर्ट का ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि जब थोड़ा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएँ, थोड़ा और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएँ, तब मैं इस शेड्यूल पर काम करूँ और बिल्कुल फिर हमारा फोकस ही हो जाएगा इस पर। और अभी तो थोड़ा बहुत हम नहीं उतने अच्छे से कुछ अभी थोड़ा ऐसे ही पार कर देते हैं, लेकिन जब हम एक शेड्यूल से काम करना चालू कर देंगे तो बिल्कुल ऐसा कंटेंट हम देंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, इस वीडियो में दम है। तो थोड़ा आप जितने जल्दी से जल्दी हो, जो भी विद्यार्थी हैं वैसे जिनको इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है, उसे आप हमसे जोड़ें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फैलाने की कोशिश करें, उन लोगों तक पहुँचाएं, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएं जिनको इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं 30 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। ये पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्शन से है और आपको पता होगा डायरेक्शन काफ़ी इजी चैप्टर है और आसान क्वेश्चन होता है। सीधा सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक आप क्रॉस लगा दीजिए। आपको पता है ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, दाएं तरफ ईस्ट होता है और बाएं की ओर वेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। कह रहा है कन्हैया उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ जाता है। देखिए कन्हैया जो है वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर इस तरफ हुआ, 4 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए इतना 4 किलोमीटर हुआ, 4 किलोमीटर चला, दाएं की ओर मुड़ गया। और फिर कह रहा है कि फिर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं की ओर मुड़कर भी 4 किलोमीटर ये चलता है। कह रहा है पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से वो दाएं ओर मुड़ता है और 2 ही किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है पुनः वो दाएं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं ओर मोड़ दीजिए इसे, इस तरफ फिर से मुड़िए और 6 किलोमीटर चलता है, यानी 4 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर इधर चला, तो टोटल 6 किलोमीटर हो गया। अब ये लड़का इस स्थान पे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, पूछ रहा है क्वेश्चन में अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये वाला इसका प्रारंभिक स्थान था और ये वाला अभी का स्थान है। तो देख लीजिए ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट में वो लड़का है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई खास क्वेश्चन नहीं होता डायरेक्शन का, आप सिंपल से तरीके से इसे बना सकते हो। चलिए आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन 2-3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप। कह रहा है कि सोमवार से शनिवार तक 6 नाटक ABCDEF खेले गए हैं। प्रत्येक दिन एक ही नाटक का आयोजन, एक दिन में एक ही नाटक का आयोजन होता है। एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक और ई के ठीक पहले वाले दिन ए नाटक और डी शुक्रवार का है और उसके ठीक पहले वाला दिन बी नाटक नहीं होता है, यानी डी के पहले बी नाटक नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि सोमवार से शनिवार तक कौन कौन सा दिन, सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और ये सैटरडे, इतने दिन में नाटक खेले जाते हैं, एक दिन में एक नाटक का आयोजन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे जो आपका इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, यानी जिससे आपको क्वेश्चन को बनाने का एक क्लू मिलेगा, वो ये वाला कि डी नाटक जो है वो शुक्रवार को खेला जाता है। तो सबसे पहले आप डी को यहाँ पे रखिए कि डी जो है वो शुक्रवार को खेला जाएगा। अब कहा है क्वेश्चन में उसके ठीक पहले बी नाटक नहीं होगा, बी जो है यहाँ पे नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, बी जो है यहाँ पे नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अब इसके पहले स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया था कि एफ जो है उसके ठीक बाद जो नाटक होता है वो बी है और ई नाटक के ठीक पहले जो नाटक होता है वो है ए। अब देखिए बी यहाँ होगा नहीं, अगर हम बी को यहाँ पे रखते हैं, बी को यहाँ पे रखते हैं तो एफ को हमें यहाँ रखना होगा। जब बी को यहाँ रख देते हैं और एफ को अगर यहाँ पे रखते हैं तो ए और ई के लिए स्थान मेरे पास नहीं रह जाता है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। हमारे पास एक जगह यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बी और एफ को यहाँ पे नहीं रखेंगे, अब हमें बी को यहाँ पे रखना होगा, तो एफ को यहाँ पे रखना होगा। बी के पहले एफ के बाद ये नाटक हुआ है ना। अब ए और ई के लिए ये वाला स्थान खाली रह गया, ए और ई के लिए ये स्थान रह गया। अब कह रहा है कि एक और कौन सा बच गया, तो सी बच गया, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाइए सीधा सीधा कि कह रहा है 2 नंबर कि सोमवार को कौन सा नाटक खेला गया। सोमवार को देखिए एफ नाटक खेला गया, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है बी नाटक किस दिन खेला गया था, तो बी नाटक देखिए ट्यूसडे को खेला गया था, यानी मंगलवार को, ये वाला आंसर सी हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में नहीं आया को फिर से आप वीडियो की रिकैप करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। आपको उम्मीद करते हैं ऐसा कि आपको कैलेंडर का कुछ बेसिक जानकारी जरूर होगा, और मैं उसी को मानते हुए इसे बताने के लिए शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, कर वर्ष 1998 ईस्वी के 15 अप्रैल को सोमवार है, तो बताएं कि इसी तारीख को वर्ष 2009 में कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन में यह कहा है कि 15 अप्रैल 1998 को मंडे है, तो 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन हो, ये हमें निकालना है। तो देखिए जब भी आपका ये डेट और मंथ दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, दोनों एक ही हो, तो सीधा सीधा आप जो कैलकुलेट कीजिए वो ईयर्स को कैलकुलेट कीजिए। और ईयर्स में क्या निकालना है, तो हमें ऑड डेज निकालना है। क्या होता है ऑड डेज, वो आपको पता होगा कि जब डे की संख्या में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज कहलाता है। तो यहाँ पे अब आप निकालिए कि 1998 से हम शुरू कर रहे हैं चलने के लिए, 1998 से, और आना कहाँ तक है, 2009 तक। तो 1998 से हमें 1999 आप देखिए कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ईयर का ऑड डे जो होता है एक साल का वो एक होता है, और लीप ईयर का ऑड डे जो होता है एक वर्ष का वो 2 होता है। ये कैसे आता है, आप लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, उसमें 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। और लीप ईयर में 366 दिन होता है, आप डिवाइड कीजिए 7 से, रिमाइंडर 2 आएगा, उसी को ऑड डेज बोलते हैं। तो देखिए 1998 से 1999 आएंगे, एक साल 99 जो है वो नॉर्मल ईयर है, तो एक ऑड डेज आएगा यहाँ पे। 99 के बाद आएगा क्या, 2000, तो 2000 जो है वो शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर लीप ईयर तभी होता है जब वो 400 से कटता है, तो 2400 से डिवाइड, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज आएगा, है ना। 2000 के बाद 2001, 2002, 2003 और 2004 फिर लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए 2 ऑड डेज लेंगे, और नॉर्मल ईयर के लिए 1 ऑड डेज लेंगे। 2004 के बाद 2005, 2006, 2007 और 2008 फिर से लीप ईयर है, और 2009 नॉर्मल ईयर है। अब इसे जोड़कर और 7 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, इन सबों को जोड़ दीजिए, इन सबों को जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ना है, और कितना से डिवाइड करना है, 7 से। पर देखिए हम जो आपको बता रहे हैं वो करिए यहाँ से। ये तो अभी छोटा डेटा है ना, तो आप जोड़ लीजिएगा आसान से। थोड़ा बड़ा आएगा तो क्या करना है, हर टीचर ये बताकर छोड़ देता है इतना कि इसे जोड़कर भाग दे दो, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है। करना क्या है कि जहां भी 7 बने या 7 का मल्टीपल हो उसे आप हटा दीजिए। देखिए आप जोड़िए इसे, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 1 6, 6, 6 और 1 7, खत्म, छोड़ दीजिए। अब कितना बता, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी ये भी खत्म। तो कितना आया, 0 आया, यानी भाग दिए तो कुछ भी नहीं। आप इससे जोड़ भी लीजिए और काटिएगा, तो जोड़ के देखिए कितना आएगा, जोड़िएगा इसे तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14/7, तो कट गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है कि सेम डे रिपीट करेगा। अगर मंडे है ये, तो ये भी मंडे होगा, यानी आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, मंडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को काफी आसान तरीका से बनाया जाता है। कैलेंडर वैसे हम पढ़ाने के लिए सोचे हुए हैं कि एक दिन 2 या 3 वीडियो छोटे छोटे करके कैलेंडर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितने तरीके के कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस तरीका से कौन सा ईयर कब रिपीट करेगा, आपको ये वाला और कैसे डे निकालना है, या फिर जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है वो सारा बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्लॉक से, थोड़ा सा क्लॉक के बारे में आपको बेसिक जानकारी देते हैं हम, उसके बाद क्लॉक के क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको पता है क्लॉक में 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घड़ी की तस्वीर ये है और उसका शीशे में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2:20 घड़ी का समय दिखा रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो सीधा सीधा इसे क्या करना है, 11:60। 11:60 को हम 12 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 12 भी बोलते हैं। तो 11:60 से उसे आप घटा देना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा तो सीधा लिखेंगे 11:60 और 2 जीरो, इसे घटाएंगे 0 4, और ये हो जाएगा कितना, 9 2 11। 9 2 11 4 और 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 2
तो जो इसका मिरर इमेज होगा वो 9:40 का होगा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो आपको सीधा सीधा कुछ करना नहीं है, सीधा आपको करना है जितना भी दिया रहेगा उसमें से आप 11:60 से उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, आपका निकल के आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरे तरीका का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है एंगल वाला, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन और भी आगे आपको मिलेंगे, उसके लिए सीधा एक फार्मूला याद रखना है, आपको कहीं पे नहीं ये फेल करेगा फार्मूला, कि 60x माइनस 11y बटे में 2 बराबर एंगल। 60x माइनस 11y बटा 2, x यहाँ पे क्या है, तो x जो है वो घंटे को रिप्रेजेंट करता है और y क्या है, तो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ध्यान में देना, 60x माइनस 11y बटे 2 बराबर एंगल, याद कर लेना इसे, 60x माइनस 11y बटे 2 बराबर क्या, एंगल। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो घंटे को, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने के लिए आप पुट कीजिए 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 2:20 यानी घंटे के लिए हमें 2 पुट करना है, मिनट के लिए 20 पुट करना है। तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, है ना। यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये 6 दूना को 12 120 माइनस ये 11 दूना 22 220 बटे में कितना 2 बराबर हमारा एंगल निकल के आएगा। इसे घटाइएगा तो आएगा -100 बटे 2 बराबर एंगल। इसे कटाइएगा तो आएगा -50 बराबर एंगल। अब आया आंसर आपका जो आया वो -50 आया। ऑप्शन में कहीं पे आपको -50 नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर अब क्या होगा, तो आंसर 50 होगा इसका। क्यों आंसर 50 होगा, क्योंकि मेरा आंसर 50 है। आपको लगता है कि कभी भी एंगल माइनस में होता है, एंगल कभी माइनस में नहीं होता है। ये माइनस क्या शो कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। ये माइनस क्या, किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिए आप। ये माइनस जो है हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए ये घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी पे आपके पास जो लिखा होता है ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। 2:20 ये कहा गया है। देखिए ये यहाँ पे इसका जो पिन होता है, यहाँ से घड़ी की सुई को आप देखिए ध्यान से, ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, ठीक है। अब 2 बजा है, 2:20 पर हमें पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, वो आगे भी बढ़ेगी और मिनट वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। तो मिनट वाली सुई यहाँ पे बढ़ते हुए तो 20 उसको कहाँ पे आके मिलेगा, 4 पे, क्योंकि ये 5 मिनट, ये 10 15 और 20, यानी इस जगह पे आ जाएगी। मिनट वाली सुई जो है वो इस जगह पे आ जाएगी। माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाला सुई जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अगर क्रॉस नहीं करेगी तो कभी भी जो आपका आंसर है वो माइनस में नहीं आएगा। ध्यान रखना, आंसर माइनस में आए उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस सिर्फ आपको ये इंडिकेट करता है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाला सुई जो है वो क्रॉस कर चुका है। बस ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना आपको। अब यहां से जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कभी एंगल का मान, आप एंगल निकालें और एंगल का मान 180 डिग्री से प्लस आ जाए, क्या आ जाए, 180 डिग्री से प्लस आ जाए, तो सीधा उसे 360 से घटाकर आंसर करेंगे। क्या करेंगे, 360 से घटाकर आंसर करेंगे। ध्यान रखना है, अगर एंगल का मान 180 से ज्यादा आ जाए तो उसे 360 से घटाकर आंसर करेंगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमें सिर्फ निकालने वो कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 50 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि 2:20 पर बड़े कोण कितना का बनेगा, तो बड़ा वाला जो कोण होगा दोस्तों ये वाला होगा, इस तरफ वाला, यानी 50 जब इस तरफ आया तो टोटल घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। इसे हम घटाएंगे तो 0, और ये कितना 1 और 3, यानी 310 डिग्री का कोण बनता विपरीत वाला, यानी बड़े वाला एंगल का कोण कितना होता है, तो 320 का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, हमने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताया। एक सीधा सीधा एंगल निकालने के लिए, माइनस आए उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि माइनस इंडिकेट क्या करता है, तो माइनस इंडिकेट करता है कि घंटे की घड़ी की सुई को, यानी घड़ी के सुई के घंटे वाली जो सुई है उसे मिनट वाला सुई क्रॉस कर चुका है। और आपका दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बताया आपको कि अगर 180 डिग्री से प्लस एंगल आ जाए तो
उसे 360 से घटाकर आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आएगा दोस्त वो क्या आएगा, वो क्वेश्चन आगे में है इसी आपका सेट में, हम आपको बताएंगे वहां पर कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा आपका वो 50 डिग्री आ जाएगा। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया हो तो इसकी संख्या क्या होगी। यानी एक घन है, उसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में हम 12 सेंटीमीटर वाले को काटेंगे, 3 बार काटेंगे, 3 सेंटीमीटर वाले को काटेंगे तो 3 बार काटेंगे, लेकिन बनेगा कितना, 4। देखिए किस प्रकार से घन को काटने के लिए बोला गया, वो आप समझिए कि घन को किस प्रकार से काटा जाएगा। देखिए मैं आकृति आपको बना के दिखा देता हूं। थोड़ी ड्राइंग कमजोर है, सुंदर आकृति बनेगा नहीं। देखिए ये घन है, ठीक है, तो इस घन में आपको 3 सेंटीमीटर, मान लें ये वाला जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 3-3 सेंटीमीटर का काटना है। तो माने कि एक कटिंग जो किए वो यहां से किए, ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। दूसरा कटिंग जो किए यहां से किए 3 सेंटीमीटर का ये भी है, और तीसरा कटिंग जो किए ये यहां से किए, तो देखिए 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें घन में काटना है ना, तो फिर से आप इसे इस तरफ से भी काटिएगा, एक, दूसरा यहां पे काटिएगा और तीसरा यहां से काटिएगा। अब जो आप घन निकालिएगा उसको, और देखिए अभी भी काटना है, अभी पूरे घन को काटना है इस तरह से, ये, उसके बाद इस तरफ, ये देखिए इस तरफ, इस तरफ, और ये थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने तरह से घन कट गए, तो हमें कहा है कि 12 सेंटीमीटर वाला घन है और उसे 3 सेंटीमीटर वाले भुजा में काटा गया है, तो घनों की कुल, अब इसमें से कितने घन बनकर निकलेंगे, तो घनों की कुल संख्या बराबर क्या होगी, घनों की जो संख्या हो गया उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, n के पावर 3, क्या कर देना, n के पावर 3। n क्या है, n जो है यहाँ पे काटे गए घनों की जो संख्या निकल के आएगा, कितने घन काटे गए, तो देखिए कितने घन काटे गए, 1 2 3 और 4 घन काटे गए, तो 4 के पावर कितना आ जाएगा 3, तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64। यानी जब 12 सेंटीमीटर वाला भुजा के घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में विभाजित करेंगे तो कुल घनों की जो संख्या निकलेगी वो आकर कितना आएगा 64 आएगा। कैसे इसको बनाना है, तो बस इतना आपको ये डायग्राम वगैरह करना नहीं, वहां पे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटना है, तो 3-3 सेंटीमीटर वाले भुजा को आप काटिएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि 3-3 सेंटीमीटर वाले भुजा को काटेंगे तो कितना बार, 1 2 3, 3 बार काटे तो 1 2 3 4 घन मेरा निर्माण हो गया, है ना, 4 घन निर्माण हो गया कि नहीं। तो अब हमें निकालना क्या था कि घनों की कुल संख्या क्या होगी, तो n के पावर 3, n है काटे गए घनों की संख्या कितनी है, तो 4, और ये n के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 64। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे और भी पूछे जाते हैं। ये तो था कि इसमें किसी भी प्रकार के कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अभी आपसे बोलेगा कि सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। घन के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम सिर्फ 2 फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं इस घन के क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक घनों की संख्या बराबर n टू द पावर 3 और एक बिना रंगे घनों की संख्या के लिए n-2 के पावर 3। ये 2 फार्मूला बनाते हैं, इसी पे बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि घन में सतह कितने होते हैं। सतह की संख्या होता है 6, कोण की संख्या कितने होते हैं, तो कोण की संख्या होती है 8, और आपके साइड कितने होते हैं, यानी आपका जो साइड जो है ये वाला किनारा जिसे बोलते हैं कि किनारा कितना होते हैं, किनारा कितना होता है, तो किनारा 12 होता है। बस अगर आपको ये चीज याद है और याद होगा भी, अगर ये चीज याद है तो आप किसी भी घन के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी तरीका से बना सकते हैं। बस आपको एक ही चीज जब निकालना होगा कि बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना, n-2 के पावर 3। ये किसके लिए फार्मूला है, बिना रंगे घनों की संख्या। क्या निकालना है, बिना रंगे घनों की संख्या के लिए ये आपको फार्मूला निकालना है। यहां से देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपसे ये पूछेगा कि बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी,
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि इनमें कितने घन निकलेंगे काटने के बाद। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कितने ऐसे घन होंगे, कितने ऐसे घन होंगे जिसके एक सतह रंगे हो, एक सतह रंगा हो। तो एक सतह रंगा हुआ वाला घन जो है आपको वो सतह पर मिलेगा। कहां पे, यहां पे देखिए, एक सतह इसका रंगा, एक सतह इसका रंगा है। कहेगा 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, तो 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8 ही होती है, क्योंकि एक घन में 8 कॉर्नर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अगर पूछेगा कि 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर करेंगे 8। उसके बाद पूछेगा कि किनारे पे, यानी किनारे पे जो घन होते हैं वो होते हैं 2 सतह रंगे हुए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप किनारे पे ढूंढिएगा वो घन। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है वो कि एक सतह रंगे हुए घन, तो आपको सतह पर मिलेगा, एक सतह वाला कहां पे मिलेगा, सतह पे। उसके बाद बोलेगा 2 सतह रंगे हुए घन कहां पे मिलेगा, तो 2 सतह हुए रंगे हुए घन जो मिलता है वो आपका किनारा पे मिलता है। कहां पे, किनारे पे मिलता है। और 3 सतह रंगे हुए घन जो मिलता है वो आपके कोण पे मिलता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे और भी क्वेश्चन डेवलप करके पूछेगा कि 2 सामने वाले सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से, 2 विपरीत सतहों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया, और घन को 64 भागों में काटा गया, या फिर कुछ भी आपको बोलेगा इस तरह से काटा गया है, तो 2 सतह रंगे हुए घन की संख्या कितनी होगी, लाल सतह रंगे हुए घन की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो जाएगा 64। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फल तारे हैं। देखिए स्टेटमेंट है कि कुछ फल जो है वो तारे हैं। फल को एफ से सूचित करते हैं, और फल का कुछ हिस्सा जो है वो स्टार है, इसे एस से सूचित करते हैं। कुछ तारे नदी हैं, तो तारा का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, रिवर है। तारा का कुछ हिस्सा क्या है, रिवर है। अब कह रहा है सभी नदियां बकरी है। नदी का जो भी हिस्सा होगा, नदी का जो भी हिस्सा होगा वो क्या है, बकरी है। यानी ये सारे वाले जो हिस्से हैं वो क्या है, गोट है, बकरी हैं। ये सारे हिस्से क्या हैं, बकरी हैं। अब निष्कर्ष आपका दिया है कि कोई बकरी फल नहीं है। अब देखिए तो बकरी और फल के बीच कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं ना, बकरी और फल के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। दूसरा स्टेटमेंट करा है कुछ बकरी तारे हैं। बकरी का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे तारा में है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। कोई भी बकरी तारा नहीं है, कैसे नहीं है, बकरी का संबंध तारा से है, यानी ये भी कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे कथन जो 2 है वो सही हुआ। 1 नंबर क्वेश्चन करा था कोई भी बकरी फल नहीं है। देखिए तो कोई भी बकरी फल नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है, जबकि इसमें आंसर जो है वो आपको 1 और 2 दोनों कोई नहीं दिया। इस वजह से आपका जो आंसर सही होगा वो केवल बी सही है, जो सबसे सेटिस्फाइड है। इस डायग्राम को एक तरीके से और बना सकते हैं, उसमें आपका ये वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा, ए वाला। तो आपको ए जो है वो भी गलत हो रहा है। केवल यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही है, यानी आंसर केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार से। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सभी सांप पेड़ हैं। सभी सांप को एस से लिखते हैं, और सभी सांप जो है वो पेड़ है, इसका मतलब इसे टी से लिखते हैं, ट्री। कुछ पेड़ सड़क है, पेड़ का कुछ हिस्सा जो है वो रोड है, आर से लिखते हैं। सभी सड़क पर्वत है। जो भी सड़क है, जो भी सड़क है वो किसके अंदर आएगा, पर्वत के अंदर आएगा, यानी माउंटेन के अंदर। सभी सड़क क्या है, वो पर्वत है। सभी सड़क जो है वो पर्वत के अंदर है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कुछ पर्वत सांप है। पर्वत और सांप के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कुछ पर्वत सड़क है, पर्वत का कुछ हिस्सा सड़क है। देखिए तो ये आपका पर्वत है, ये आपका पर्वत है, और ये आपका रोड है। तो पर्वत का कुछ हिस्सा तो सड़क है, क्योंकि पर्वत के अंदर ही सड़क है। कह रहा है पर्वत का कुछ पर्वत सड़क हैं, तो पर्वत का कुछ हिस्सा तो सड़क है ही, यानी 2 नंबर कथन क्या है, सही है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सड़क साफ है, सड़क का कुछ हिस्सा, सड़क का कुछ हिस्सा साफ है। देखिए तो ये रोड है और ये साफ है, क्या दोनों में कोई भी रिलेशन बन रहा है? दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी आंसर जो आपका सिर्फ होगा वो सी नंबर, क्योंकि कह रहा है केवल बी अनुसरण करता है, बस यही आपका सही है। आपका निष्कर्ष ए भी, एक नंबर भी गलत है और 3 नंबर भी गलत है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर को लिखा गया है काटे जा, डोर इज क्लोज्ड को लिखा गया है जा पा मा, और दिस इज गुड को लिखा गया ला रा पा, तो करा क्लोज्ड का उसी भाषा में कोड क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अलग से लिखना नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि जो पहला स्टेटमेंट दिया है और दूसरा उसके बारे में क्या कहा गया है वो देखिए। पहला यह स्टेटमेंट है और उसके बारे में ये कहा गया है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये है और इसके बारे में ये कहा गया है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो ये है और उसके बारे में ये कहा गया है। तो हम तीनों स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लिए। अब देखिए दो दो स्टेटमेंट से तुलना कीजिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, और ये दूसरा स्टेटमेंट में देखिए डोर इज क्लोज्ड, दोनों में क्या कॉमन मिला है? तो दोनों में डोर कॉमन मिला, देखिए यहाँ भी डोर है और यहाँ भी डोर है, तो इसके लिए दिया गया स्टेटमेंट ये है और इसके लिए दिया गया स्टेटमेंट ये है। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? का कॉमन है? नहीं। टे भी नहीं है, जा है, तो देखिए यहाँ पे जे ए और जे ए यहाँ भी है, इसका मतलब डी डबल ओ आर का जो कोड है, डी डबल ओ आर का जो कोड है वो निकल के आया क्या? जे ए, है ना, जे ए निकल के आया। उसी प्रकार से अब देखिए अगले में कि इससे तुलना कीजिए पहला से और तीसरा से। तो पहला में देखिए डोर आप छोड़ दे, ओपन द, ओपन द इसमें है क्या? नहीं है, यानी पहला तीसरा में कोई नहीं मैच करा। अब देखिए दूसरा और तीसरा को मैच कराइए, तो दूसरा और तीसरा में कौन सा मैच करा है? ईज मैच करा है, देखिए यहाँ भी ईज है और यहाँ भी ईज है। तो अब देखिए दूसरे का ये वाला स्टेटमेंट और दूसरे तीसरे का ये वाला स्टेटमेंट कौन सा मैच करा है? यहाँ पा और मा है, यहाँ पे ला रा और पा है, तो यहाँ पे पा मैच किया, यानी ये यहाँ पे भी पा है। इसका मतलब ईज का जो कोड है, ईज का कोड है वो पी ए पा है। अब देखिए हमें क्लोज का कोड खोजना था, तो इस वाले स्टेटमेंट में आप देखिए डोर कोड हो गया, डोर जो है डोर का कोड हो गया जा, और ईज का कोड हो गया क्या? पा। तो क्लोज का कोड एक ही बच रहा है मा, यानी एम ए इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी तरीका से बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखिए ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर करा है कि नमन एक पुरुष के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। देखिए हम जो क्वेश्चन बनाते हैं ब्लड रिलेशन का, उसमें प्लस से मेल को और माइनस से फीमेल को, है ना, ध्यान देखिएगा, प्लस से मेल को, माइनस से फीमेल को, ये वाले डायरेक्शन, ये वाला जो सिंबल है इससे हम हस्बैंड और वाइफ को दर्शाते हैं, यानी पति पत्नी को। और अगर ये डॉट डॉट जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर को दर्शाते हैं। और ऊपर नीचे जो डायरेक्शन देंगे, अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर का एरो देंगे और नीचे का होगा तो नीचे का एरो देंगे। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कारण नमन एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, ये नमन है और ये एक पिक्चर है, इस तरफ ये इशारा कर रहा है और कहता है कि इसके इकलौते पुत्र, यानी इसका इकलौता क्या? पुत्र, यानी सन, और ये पॉजिटिव है ना। अब कह रहा है इसके इकलौते पुत्र के साले के पुत्र, इसका इकलौता पुत्र का साला, यानी इसका इकलौता पुत्र का साला का मतलब क्या है कि इसका शादी हो चुका होगा किसी से, और इसकी जो ब्रदर होगा इसका, इस लड़की का जो ब्रदर होगा वही इसका साला है ना। अब क्वेश्चन में करा है इसके इकलौते पुत्र के साले का पुत्र, यानी इसका पुत्र को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। पुत्र के बहू का मैं पुत्र हूं, पुत्र के बहू का मैं पुत्र हूं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो एक बार फिर से आप समझिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लेकिन आप समझिए कि नमन ये है, ये इस तस्वीर की तरफ इशारा किया और बोला कि इसके इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र ये है, ठीक है। इसका साला, तो इसका साला, इस लड़के का साला कौन होगा? इसकी पत्नी का भाई,
तो इसकी पत्नी ये और इसका भाई ये, ठीक है, इसका भाई ये। अब कह रहा है कि साले के पुत्र की बहू, साले के पुत्र ये साला है और इसका पुत्र ये। अब इसका बुआ, बुआ कौन होगा? तो बुआ कौन होगा? अगर ये लड़के का ये पिता है तो इसके पिताजी की जो बहन होगी वही इसकी बुआ होगी। तो इसकी बुआ कौन? ये लड़की। अब इस लड़की का कह रहा है क्वेश्चन में, पुत्र के बुआ का मैं पुत्र हूं, यानी इस लड़की का पुत्र है कौन? ये नमन, ये जो है वो। तो नमन जो है, अब कह रहा है तो नमन का उस तस्वीर से क्या संबंध है? अब देखिए ये नमन है, ये नमन यहाँ पे है, तो नमन की ये माँ और नमन की ये पिताजी और नमन के पिताजी के ये पिताजी, तो नमन के लिए ये कौन हो गए? नमन के पिताजी कौन हो जाएंगे? उसके दादा हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। बस यही करना था क्वेश्चन में। फिर से आप पॉज करके वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी के विपरीत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सिंपल सा फंडा अपनाइए कि देखिए दो डाइस पे एक ही डिजिट, कोई भी एक ही अल्फाबेट या डिजिट हो, जो भी दिया हो, प्रतीक सिंबल जो भी हो, वो एक ही कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन से आपको क्लॉकवाइज चल देना है। किस तरफ चलना है? क्लॉकवाइज। अब देखिए पहले और दूसरे डाइस की बात करें, ये पहला डाइस और ये दूसरा डाइस, तो यहाँ पे देखिए देखते हैं तो सी भी है और ई भी है, यानी दो कॉमन मिल गया, तो ये दोनों से तुलना नहीं करेंगे। अब तीसरे डाइस पे आते हैं, तो देखिए ये वाला डाइस और ये वाला डाइस से तुलना कीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉमन मिल रहा है या फिर कोई नहीं कॉमन मिल। देखिए यहाँ पे सी डी ई ए कोई नहीं कॉमन है, ये दोनों में भी कोई कॉमन नहीं मिला और ये दोनों में भी कोई कॉमन नहीं मिला। तो अब ये दोनों को तुलना कीजिए, तो ये दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है? तो एफ कॉमन है। देखिए यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है, तो एफ से आप क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से एफ से क्लॉकवाइज इस तरह से चलिए, इस तरह से। तो लिखिए एफ, उसके बाद मिलेगा आपको ई और उसके बाद मिलेगा सी। दूसरे डाइस में अगर हम एफ से कॉमन चलती क्लॉकवाइज चलते हैं तो एफ मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, उसके बाद ए मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी के विपरीत क्या होगा, तो देखिए ना यहाँ पे सी के विपरीत क्या ए है, इसका मतलब आंसर इसका ए होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दो डाइस पर सिंगल सिंबल को कॉमन ढूंढेंगे और उस सिंगल सिंबल से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे और जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक सतह पे कितने, एक डाइस पे कितने सतह होते हैं? 6। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ, ए लिखा हुआ मिल गया, बी लिखा हुआ मिल गया, सी लिखा हुआ मिल गया, ई लिखा हुआ मिल गया, एफ लिखा हुआ मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे एफ दो एक ही सतह पे दो चीज नहीं लिखा हुआ सकता एक डाइस पे, तो यहाँ पे डी होगा। अगर हमसे एफ का विपरीत पूछता तो डी बोल देते आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर? 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से आपको ये चार ऑप्शन में से किस तरह से हम इस ऑप्शन को पुट करें कि मेरा एक सर्टन पैटर्न पे बनते हुए चला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब 16 है। तो चार चार के पार्ट में ये बटा हुआ होगा। आप इस प्रकार से इसे बांट दीजिए 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इस प्रकार 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये टी है, तो टी से पहले क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे टी से पहले आर है, इसका मतलब टी से पहले आर आएगा, है ना। अब देखिए यू के बाद आप ढूंढिए, तो यू के बाद देखिए यहाँ पे एस है, इसका मतलब यू के बाद एस आएगा और मेरा एक पैटर्न मिल गया, आर टी यू एस होगा, आर टी यू एस होगा। फिर से यहाँ से आर टी, यहाँ पे यू होगा, एस होगा, एस होगा, है ना, आर टी यू एस होगा, उसके बाद आर टी होगा, यू एस होगा, आर टी यू एस होगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो है? आर एस यू आर, आर एस यू आर टी एस मिल रहा है। देखिए यहां से आपका ये वाला ऑप्शन मैच करा है, आर है, एस है, यू है, उसके बाद आर है, उसके बाद टी है, उसके बाद एस है, यानी आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यही कीजिए, सीधा सीधा पहले काउंट कीजिए और उसको पार्ट में बांट दीजिए। अगर मान लीजिए कि 20 आता तो या तो वो 4 में होता या तो वो 5 में होता, ठीक है। हमारे पास 16 आता तो 4 गुना 4 हुआ था, यानी 4 के ही पार्ट में बटेगा, है ना। अब जैसे 25 में आता तो 25 का मतलब कि 5 5 25, 5 5 के ही बटता, है ना। 10 आता तो उस प्रकार से हम अब उसे ब्रेक कर लेते।
अब आइए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ग हुए ये इसमें गिनना है। तो सिंपल सा इसका गिनने का, जब ऐसा फिगर हो तो ये एक पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, 1 2 1 2 जितना भी वर्ग हो नीचे में आप चलते जाइए डॉट के लाइन के साथ, और इसका वर्ग और इसके वर्ग को जोड़ दिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना 4, इसका भी वर्ग करेंगे तो 4, और इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना 4। तो 4 ये 12 और 3 ये कितना 15, यानी वर्गों की जो संख्या होगी 15। यहाँ पे ऑप्शन कट चुका है 15, तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और अगला स्लाइड देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर में आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को। कर यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ये मान लीजिए आज, इसके बाद आने वाला कल ये होगा, इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद करा है, यानी ये वाले दिन के 1 2 दिन, ये वाले दिन के 2 दिन बाद, यानी ये वाले दिन के 2 दिन बाद जो ये वाला दिन है वो फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे है। अब क्वेश्चन में करा है तो बीते हुए कल, बीता हुआ ये आज है तो इसका बीता हुआ कल कौन सा हो जाएगा? बीता हुआ कल इधर, यानी ये हो जाएगा। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल ये, इसके 2 दिन पहले, यानी ये और ये वाला दिन, ये वाला दिन बोला है कौन सा दिन होगा, तो आप ये वाला दिन निकालिए। ये फ्राइडे है तो ये वाला दिन कौन सा होगा? ऑप्शन से धर के गिन दीजिए सीधा। अगर ये शनिवार है, अगर ये शनिवार है तो क्या ये फ्राइडे होगा? तो ये गिनिए ना, शनिवार सोमवार, आप गिनिए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र, आ गया शुक्र, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। खत्म, क्वेश्चन में यही था। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी बराबर 8 है तो सी बराबर कितना होगा? बी का वैल्यू 2, बी का जो मान है वो 2 होता है, और तो इसका क्यू किया हुआ है, तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना? 8। तो सी का मान कितना? 3, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। ये मान नहीं होता है आपको, ये पैलेस वैल्यू होता है। अल्फाबेट का क्या होता है? पैलेस वैल्यू होता है। देखिए आपको बताते हैं याद करने के लिए कि पैलेस वैल्यू को कैसे याद करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि आपको पैलेस वैल्यू क्या होता है कि ए कितने स्थान पर, जैसे आपको पता है कि ए टू जेड लिखेंगे तो कितना लेटर होता है? 26। तो ए का स्थान क्या है, बी का स्थान क्या है, सी का स्थान क्या है, जेड का स्थान क्या है, एफ का स्थान क्या है, के का स्थान क्या है, तो ये सारे आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है आपको? याद इस प्रकार, कुछ दिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए लेकिन आपको याद हो जाएगा वो कंफर्म। मान लीजिए किसी का नाम आप लिख लीजिए, किसी मान लीजिए हिमालय पर्वत का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? HIMALAY, हिमालय लिखे तो H कितना होता है? 8, I 9, M 13, A 1, L 12, I 1, और Y कितना हो जाएगा? 25 और A 1। इस प्रकार से आप लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर आप कोई भी नाम लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिखिए और उस पर आप उसका पैलेस वैल्यू लिखिए, आप उसका नाम, उसको याद करना आप चालू कीजिए। इस प्रकार से आपको याद होते चला जाएगा। चलिए अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि PQRSTU अलग अलग व्यवसाय में है, उनमें से एक राजनीतिज्ञ और एक एक्टर है। एक राजनीतिज्ञ और एक क्या है? एक्टर है। एक बैंकर है, एक भूतपूर्व सैनिक है, एक नर्स है और एक गृहिणी है। निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान दें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। देखिए इनमें PQRSTU ये सभी अलग अलग व्यवसाय करते हैं। अब देखिए पहला कथन क्या कर रहा है कि आर एक भूतपूर्व सैनिक है। चलिए लिखते हैं, आर क्या है? आर एक भूतपूर्व सैनिक है। क्या है? सैनिक है। उसके बाद करा उसकी शादी एक गृहिणी से होती है, यानी इसका जो शादी होता है वो क्या है? गृहिणी है। क्या है? गृहिणी है। क्यू एक एक्टर है। क्यू जो है वो क्या है? एक एक्टर है। अब करा है क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, इसका भाई है एक टी, और ये पॉलिटिक्स का संबंध नहीं रखता, यानी पॉलिटिशियन नहीं है। यू ना तो बैंकर है और ना ही वो राजनीतिज्ञ है। यू के बारे में कहा गया कि ना तो ये बैंकर है और ना ही ये पॉलिटिशियन है, दोनों में कोई भी काम ये नहीं करता है। अब करा क्वेश्चन में कि आर की पत्नी पी है। आर की पत्नी कौन है? पी है। आर की पत्नी कौन है? पी है। तो ये आर है, ये क्या है? आर है, और इसकी पत्नी पी होगी, यानी पी क्या है? गृहिणी है। पी क्या हो गई? गृहिणी। और आर जो है वो भूतपूर्व क्या है? सैनिक है। और क्यू क्या है? एक्टर है। तो देखिए हमारे पास कितने कैरेक्टर थे? तो भूतपूर्व सैनिक ये हो गया, ये गृहिणी हो गई, और ये एक्टर हो गया। अब टी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। टी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, और यू जो है वो ना तो आपका
यू के बारे में क्या बोला गया, यू ना तो बैंकर है और ना ही पॉलिटिशियन है, और ये भी पॉलिटिशियन नहीं है। तो अब आपके पास कैरेक्टर बचा कौन है, देखिए भूतपूर्व सैनिक हो चुका है, गृहिणी भी हो चुका है, उसके बाद आपका एक्टर भी हो चुका है, अब बचा है राजनीतिज्ञ, बैंकर और नर्स। तो ये जो लड़का है यू, वो ना तो बैंकर है और ना ही पॉलिटिशियन है, तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि ये एक नर्स होगा, यू जो होगा वो क्या होगा, नर्स होगा, क्योंकि अब तीन ही कैरेक्टर बच रहा था, एक बच रहा था बैंकर, एक पॉलिटिशियन और एक नर्स, तो ये दोनों तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये नर्स होगा। अब आइए आगे, आगे कह रहा है कि टी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, जब टी पॉलिटिशियन नहीं है तो इसका मतलब ये बैंकर है, ये बैंक में काम करता है। अब बच गया कौन, देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बच रहा है, तो एस के लिए अब एक ही बच गया, वो है पॉलिटिशियन, वो क्या करता है, तो राजनीतिक करता है। अब आंसर दीजिए कौन नर्स है, तो नर्स देखिए ना कौन है, नर्स यू है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये नर्स हो गया। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर की कौन बैंकर है, तो बैंक में कौन काम कर रहा है, टी कर रहा है, यानी टी आपका बैंकर हो गया। ये दो क्वेश्चन इसी से था। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सादृश्य को पूरा करे, यानी उससे मिला हुआ जो है, यानी जो उससे रिलेट हो रहा है उसको पूरा करे। दुख का उल्टा क्या होता है, सुख। संशय का मतलब क्या होता है, संशय का मतलब होता है कि असमंजस, यानी संशय बना हुआ है उसे कि अभी ये क्लियर नहीं है, संशय बना हुआ का मतलब क्या है कि क्लियर नहीं है, ये फंसा हुआ मामला है, यानी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो संशय मतलब कि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं है, तो संशय नहीं है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विश्वास है। अगर किसी को, हमें मान लिया जाए किसी काम करने में संशय है, यानी हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस काम को कर पाएंगे, लेकिन अगले बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये काम ये कर पाएगा, तो इसका मतलब संशय का उल्टा क्या हो जाएगा, विश्वास। आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 19 नंबर है, कुछ करना नहीं है, ए मा बी सो जो भी दिया इसका मान रखिए और आंसर निकालिए, ऐसे क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, कह रहा है कि 7 दोस्त GHIJKLM अलग अलग खेल खेलते हैं, ठीक है, कौन कौन है, जी, एक मिनट, आइए कितने दोस्त है, 7 दोस्त है, सातों को आप नाम लिख दीजिए, 7 का 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इसका डायग्राम बना दीजिए, एक यहां पे लिख दीजिए नाम और ये खेल, और इसमें खेल खेलते हैं उनके लिए रंग भी दिया गया, देखिए ये रंग दिया गया और ये है रंग। अब इसको आप थोड़ा सा लाइनिंग कर दीजिए इस प्रकार से, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगता है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 में GHIJKLM तक है, अलग अलग खेल खेलते हैं जो बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है ये, हर एक को अलग अलग रंग पसंद है, गुलाबी, नीला, हरा, नीला, नारंगी, पीला, लाल, सफेद, ऐसे रंग पसंद है। अब क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, करा एच गोल्फ खेलता है, एच को कहीं पे भी लिख दीजिए, मान लिया जाए कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना, तो एच को यहां पे रखें, तो एच को कौन सा खेल पसंद है, तो गोल्फ लिख दीजिए, गोल्फ। उसे गुलाबी रंग पसंद है, उसे क्या पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, तो इसे लिख दीजिए गुलाबी, गुलाबी पसंद है। जे को लाल पसंद है, जे को लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, जे को क्या पसंद है, लाल पसंद है, लेकिन उसे हॉकी और क्रिकेट नहीं पसंद है, यानी इसके जो खेल में हॉकी, कौन कौन सा खेल, हॉकी और क्रिकेट नहीं पसंद है, आप लिख दीजिए यहां पे। उसके बाद कह रहा है कि जिसे पीला पसंद है वो टेबल टेनिस खेलता है, कोई को भी लिख दीजिए कि जो टेबल टेनिस को टीटी से लिखते हैं, टेबल टेनिस को जो भी जिसे भी पसंद है वो पीला रंग को पसंद करता है, जो टेबल टेनिस खेलेगा यानी जो पीले रंग को पसंद करेगा वो टेबल टेनिस खेलेगा। एल फुटबॉल खेलता है और उसे हरा रंग पसंद है, चलिए ये एल है और इसे फुटबॉल पसंद है और ये हरे रंग को पसंद करता है ना। आगे आइए,
के को नारंगी, पीला और नीला पसंद नहीं है। के जो है उसे ना तो नारंगी और ना ही नीला और ना ही पीला, ये तीनों पसंद नहीं है इसे। अब कह रहा है आगे कि जो कैरम खेलता है उसे सफेद पसंद है। देखिए क्वेश्चन में यहां से समझिए। अब गुलाबी, लाल, पीला, हरा हो गया, इसमें के को ये चारों में से कोई रंग नहीं मिलेगा, और इन तीन में से देखिए एक ही रंग है यहाँ पे पीला, और ना तो के को गुलाबी मिलेगा, ना पीला मिलेगा, ना लाल मिलेगा, ना हरा मिलेगा, ना नारंगी मिलेगा, और ना ही नीला मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 रंग हो चुका है। अब एक ही रंग बचा है, और एक रंग कौन सा है, तो वो है सफेद। इसका मतलब है के को जो रंग मिलेगा वो सफेद मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सफेद मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन में करा है कि जो कैरम खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है, यानी के जो है वो कैरम खेलता है। कौन सा खेल खेलता है, कैरम खेलता है। आगे क्वेश्चन करा एच कैरम नहीं खेलता है। क्लियर है कि एच गोल्फ खेलता है, तो कोई मतलब नहीं बनता इस स्टेटमेंट का। और एम क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता है। आप एम को कहीं पे भी रख लीजिए, मान लीजिए एम हम इधर भी लिख देते साइड में, एम क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता है ये। आई को नीला रंग पसंद है, लिख दीजिए यहीं पे, आई को क्या पसंद है, नीला, नीला रंग पसंद है, लेकिन यह हॉकी नहीं खेलता है। यानी इस बंदे को भी खेल में हॉकी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हॉकी नहीं होना चाहिए। अब एक ही कलर बचा है, देखिए नीला हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, गुलाबी हो गया। अब एक ही कलर बचा है, वो है नारंगी। क्या है, नारंगी। अब क्वेश्चन में आइए यहां से कि खेल में आपके पास कितना कैरेक्टर बचा है वो देखिए। कैरम, फुटबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ हो गया है, उसमें 4 कैरेक्टर हो गया, जिसमें से 2 कैरेक्टर इसे ऐसे भी नहीं पसंद। ये 4 नहीं मिलेगा जे को, ना तो गोल्फ मिलेगा, ना तो टेबल टेनिस, ना फुटबॉल, ना तो कैरम, ना तो इसे हॉकी मिलेगा, ना ही क्रिकेट मिलेगा। तो अब एक कौन सा ऐसा खेल है जो बचा हुआ है जो इसके लायक है, जे के लायक है। आप खेल में देखिए तो टेबल टेनिस इसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो किसी ने अपना लिया है। कैरम भी नहीं मिलेगा, गोल्फ भी नहीं मिलेगा, हॉकी भी नहीं मिलेगा, क्रिकेट भी नहीं मिलेगा, फुटबॉल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब एक ही खेल बच रहा हुआ है, बैडमिंटन। इसका मतलब है कि जे जो है वो बैडमिंटन खेलता है। सही है। अब देखिए, अब 2 खेल बचा है आपके पास, क्रिकेट और हॉकी बचा है। तो आई जो है वो हॉकी नहीं खेलता है, तो ये क्रिकेट खेलेगा। कंडीशन यही है अब कि 2 ही खेल बचा हुआ, एक क्रिकेट और एक हॉकी। तो ये बंदा हॉकी खेलता ही नहीं, इसका मतलब ये क्रिकेट खेलेगा। अब जो लास्ट में बचा वो हॉकी खेलेगा, ये हॉकी खेलेगा। और ये बंदा कौन सा होगा, ये बंदा अब देखिए कौन सा होगा, वो ध्यान दीजिए कि ये एम होगा या फिर यहाँ पे कोई बचा हुआ है। देखिए एच जे हो गया, आई 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 भी हो गया, उसके बाद के हो गया, एल हो गया, एक बचा हुआ है वो एम बचा हुआ और एक जी बचा हुआ है। एक एम बचा हुआ है, एक जी बचा हुआ है। तो अब देखिए एम के बारे में कहा गया है कि ये ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही हॉकी खेलता है। तो अब एम के स्थान पे, हॉकी के स्थान पे तो एम आएगा नहीं, तो एम के लिए आप यही जगह रह गया, खाली एम यहाँ होगा। तो जी का कंडीशन लास्ट में ये बनता है, जी यहाँ पे होगा। थोड़ा सा इसे बनाने में टाइम लगा, लेकिन इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं बनाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे अगला स्लाइड है इस प्रकार से। देखिए स्लाइड चेंज हो गया, थोड़ा बताने में परेशानी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो उस अगले स्लाइड पे वो डायग्राम को बना दिए और ये दूसरे स्लाइड पे आ गया है। तो थोड़ा सा आगे पीछे करने में देखते हैं कोशिश करके। आइए इधर, क्वेश्चन क्या था, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बैडमिंटन कौन खेलता है। तो आप आइए यहाँ पे और देखिए बैडमिंटन कौन खेल रहा है। तो ये है बैडमिंटन वाला बंदा, ये है ना, ये जो है वो बैडमिंटन खेलता है। जे बैडमिंटन खेल रहा है। क्या जे है ऑप्शन में, देखिए जे है ऑप्शन में, इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बैडमिंटन कौन खेल रहा है, तो जे खेल रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। जी को कौन सा रंग पसंद है, आइए ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे जी को कौन सा रंग पसंद, जी ये हो गया, और जी को नारंगी पसंद है, यानी आंसर जो करेंगे वो नारंगी को करेंगे। जी को कौन सा रंग पसंद है, तो नारंगी पसंद है। ये आपका 21 का आंसर हो गया। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि कैरम कौन खेलता है। तो आपको बताया था कि कैरम जो है वो सफेद रंग वाला, और वो के आंसर था, के वाला था, है ना। तो कैरम कौन खेल रहा है, के खेल रहा है। नीचे में आइए क्वेश्चन पे और देखिए क्या कर रहा है नीचे में 23 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से रंग, व्यक्ति और खेल में कौन सा समायोजित सही है। क्या पीला, देखिए के को सफेद पसंद था, तो ये आंसर होगा नहीं। के को सफेद पसंद था, ये भी आंसर नहीं होगा। जे और जे कैरम नहीं खेला था, क्योंकि के कैरम खेल रहा था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एच को हॉकी पसंद है और वो नारंगी
रंग, एच को हॉकी पसंद है, उसे नारंगी रंग पसंद है। आप देखिए यहाँ पे ऊपर में कि नारंगी रंग पसंद किसे था, ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि जी को, नारंगी रंग किसे पसंद था, जी को। तो नारंगी रंग कह रहा है कि जी को पसंद है, तो क्या नारंगी रंग एच को यहाँ पे हो सकता है? ये कथन गलत है, यानी ई आंसर इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है 23 का। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है। जो हम आपको बताए थे क्लॉक का थ्योरी, उसी पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। 0 डिग्री का कोण का मतलब है सर कि अगर ये घंटे की सुई है तो इसी पे मिनट का सुई ओवरलैप होगा, तब जाकर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर बोलेगा कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये अगर घंटे की सुई है तो इधर में अगर मिनट का सुई होगा तब ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं किस प्रकार से। हम आपको बताए थे एक फार्मूला, क्या बताए थे, तो 60x माइनस 11y बटे में 2 लिखेंगे बराबर एंगल हो जाएगा। x क्या था, तो x घंटे को सूचित कर रहा था, y क्या था, तो y मिनट को सूचित कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में, इसका मतलब है कि घंटा के लिए हमें 3 को लेना है और कितने मिनट पे बजेगा वो हमें निकालना है, और एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो 60 गुने में 3 माइनस 11 गुना y होगा, क्योंकि हमें मिनट का समय निकालना है, बटे में 2 और बराबर एंगल दिया है कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। ये अब इसे हल कर दीजिए, तो ये 180 माइनस 11y बराबर 0, तो 11y बराबर 180, तो y बराबर आप 180 बटा 11 लिख सकते हैं। 11 से इसे भाग दिए, 11 का 11 बच गया 70, 11 छक 66 और बचा कितना 66, तो 4 बटे 11, यानी 3:16.4 बटा 11 मिनट पर घंटे की घड़ी और मिनट के सुई के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो आप देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन को इस पे बनाया जाता है, एंगल निकालना है उससे भी बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का एंगल का क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हैं बेहिचक। तो आप इसे जरूर याद रखिए, क्या याद रखना है, 60x माइनस 11y बटे 2 बराबर एंगल, x क्या डिनोट करता है, तो घंटे को, और y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बनाइए, बहुत ही शानदार तरीका है ये। अगर इस तरीके के जो भी हम आपको दे रहे हैं मटेरियल, अगर आपको इस प्रकार का मटेरियल पसंद आता है, और पसंद की बात नहीं करते, आपको अगर ऐसा मटेरियल से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को जरा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और ऐसे कंटेंट भी आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर लगता है कि हमने सीखा है, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हमें और भी मोटिवेट मिले इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए, और जो भी मेरे पास कंटेंट है वो आपके लिए हम इस प्रकार की वीडियो में देते रहें। और थोड़ा कमेंट्स भी छोड़ा करें, ताकि कमेंट्स आपका पढ़कर हमें थोड़ा हौसला बढ़ता है कि भाई लोग ने क्या लिखा है, थोड़ा देखते हैं। तो जो भी आपका लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। तो जरूर आप कमेंट्स किया करें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, और क्या आप सीख पा रहे हैं या नहीं, या फिर जो गलतियां हमसे होती है उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, या फिर और भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। जो भी आपको, वैसे गलती तो ढूंढने लगे इंसान तो गलती ही गलती नजर आती है इंसान को, पर जो आपको रियल लगे कि नहीं ये गलती है, इसे सुधारना चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि अपनी गलती खुद से नजर नहीं आती है, बहुत कम ही नजर आती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 15/8/1948 को कौन सा दिन था। देखिए इस प्रकार को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हम थोड़ा सा दो तरीका देते, दो आपको कोड याद करना होगा। देखिए कैलेंडर को हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोड याद करना ही होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि आप छोटा सा कोड याद करें बड़ा सा, लेकिन अगर हमारे पास टाइम का जो समय है, जो भी समय है वो बचे, तो क्यों ना हम कोड को याद करें। तो देखिए आपको दो प्रकार का कोड याद करना है, एक मंथ का और एक ईयर का, वो भी सेंचुरी लीप ईयर का। सेंचुरी लीप ईयर नहीं, सेंचुरी ईयर का याद करना है। तो मंथ का क्या कोड याद करना है, 12 महीने का कोड याद करना है। क्या याद करना है, 03 36 146 और 25 0 35। और ईयर्स का कोड क्या याद करना है, ऐसे A 0 1 2
3, इसके नीचे से शुरू करना है 0 से और 2 से बढ़ाते जाना है 0, 2, 4 और 6। ये क्या है वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मंथ का कोड क्या होता है, ये आप सीधा इसे याद कीजिए। किस प्रकार से याद कीजिएगा कि देखिए ये 12 मंथ का कोड है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। कहां से? जनवरी से लेके दिसंबर तक ये कोड है। तो इसे याद कैसे करेंगे? 12 डिजिट इसमें लिखा हुआ है, तो 12 डिजिट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं मोबाइल के 10 डिजिट में। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। तो शुरू का 2 जो होता है वो पिन कोड होता है, पिन कोड होता है जो उसका यानी कोड होता है, और बाकी का 10 डिजिट जो होता है वो मोबाइल नंबर होता है। तो आप इसको इसी प्रकार से याद रखिए। कैसे याद रखना है? देखिए ये 03 को याद करिए कि 03 जो है वो कोड है उस सिटी का, जिस सिटी में हम फोन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 03 क्या है? कोड है, और ये जो है वो मोबाइल नंबर है। कैसे याद करना है? 36146। क्या याद करना है? देखिए 2 पार्ट में बांटिए, 36146 25035। इस प्रकार से आप इसे याद कर देंगे। 03 कोड है जिसपे हम नंबर को डायल करने जा रहे हैं, और इसका मोबाइल नंबर क्या है? तो 36146 25035। ऐसे याद कर देना है, 36146 25035। अब ईयर का कोड याद करना है, ये सेंचुरी ईयर का कोड है। सेंचुरी ईयर का कोड में अगर आप सेंचुरी ईयर लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 400 से भाग देते हैं। जब सेंचुरी ईयर को, सेंचुरी ईयर किसे बोलते हैं? जिसके लास्ट में डबल जीरो आए, मैं कम से कम 2 जीरो आए। जैसे 1500 हो जाए, है ना, 1600 हो गया, 1700 हो जाए, 1800 हो जाए, या 2000 हो जाए। ये देखिए इसमें जो भी 400 से कट जाएगा वो आपका सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा, और जो नहीं कटेगा वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है सेंचुरी ईयर का, सेंचुरी लीप ईयर का, बहुत अच्छे तरीका से हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बताने का जो प्रयास करें वो समझिए। तो जब आपको 400 से भाग देने पर जीरो रिमाइंडर आएगा तो कोड के रूप में 6 लीजिएगा। 1 रिमाइंडर आएगा तो कोड के रूप में 4 लीजिएगा। 2 रिमाइंडर आएगा तो कोड के रूप में 2 लीजिएगा, और 3 रिमाइंडर आएगा तो कोड के रूप में 0 लीजिएगा। और मंथ का ये कोड है 03 36 146 25 035। इस प्रकार से आप इसे याद कर जाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कितने आसान तरीके, 15 8 48 इसी को बनाना है ना, कि 15 8 48 को कौन सा दिन होगा। तो इसे बनाने के लिए इस वाले डे को सेम टू सेम लिख देते हैं। डे को डे ही लिख देंगे, प्लस 8वां महीना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें महीना का कोड 2 निकल के आया यानी 2, माइनस यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं सेंचुरी ईयर के रूप में, 1900 प्लस 48। तो 1900 सेंचुरी ईयर है, तो 1900 को जब हम भाग देंगे 400 से आप इसे भाग दीजिए तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और चर्चों के 16 4 बार में लगेगा, रिमाइंडर बच के आएगा 3, और 3 के लिए कोड कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, प्लस लिख दीजिए ये जो बचा हुआ है वो कितना 48। अब लास्ट में क्या लिखना है कि इस 48 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर के लिए आप इस 48 में भाग दीजिए, और जो आपका भागफल आएगा ना वही आपका लीप ईयर होगा। 4 से भागे 4 1 4, 4 दूना को 8, 12 आया भागफल, इसका मतलब कि लीप ईयर जो है वो 12 है। तो अब इसको क्या करना है कि 7 से भाग कर देना है। अब इसे जोड़कर 7 से क्या करना है, भाग कर देना है। लेकिन आपको इसको जोड़ने में टाइम लगेगा, तो जोड़ना भी नहीं है। देखिए हम क्या बताते हैं आपको कि जहां भी जोड़ने के बाद 7 दिखे या 7 का मल्टीपल दिखे उसको छोड़ दीजिए। क्या दिखे 7 या 7 का मल्टीपल दिखे उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये 12 और 2 कितना होगा 14, 14 7 का मल्टीपल है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, नहीं जोड़ना है। ठीक है, 15 में 1 अगर हटा देते हैं तो 14 ये भी 7 का मल्टीपल है, यहां से 1 हम निकाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। 48 में अगर आप भाग दीजिएगा 7 से तो 7 छक 42, 7 7 49 होता है, तो 7 7 49 में 7 छक 42 लगेगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच के आएगा 6, तो 6 और 1 कितना बचा 7, तो 7 को भी 7 से भाग दीजिएगा तो आएगा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, आपको पता है कि 0 का मतलब रविवार, कौन सा दिन, रविवार। 0 का मतलब कौन सा दिन होगा, रविवार। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और मैं आपको बताते रहूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन और सोचा बताने के लिए यहाँ पे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को और यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको अगले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, CAT
एक कूटलिपि है, तो ये दिया गया है। बस कुछ नहीं है, इसका पोजीशन वैल्यू जो होता है, सी का क्या है तो 3 है, देखिए ए का क्या है तो 1 है, और टी का क्या है तो 20 है। इस प्रकार से तो इसे आप मिला लीजिएगा, कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाए तो उसका निर्माण का छवि क्या होगा। यानी देखिए दर्पण को रखा गया नीचे में, कहां, ध्यान रखना है, साइड में नहीं बोला गया है, कहां पे बोला गया, नीचे क्षैतिज रखा गया, यानी इस तरफ रखा गया है, नीचे में। ठीक है, तो क्या निर्माण होगा, तो आप देख लीजिए ना कि दर्पण अगर ये रखे तो ये पलट के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला सर ए का मुंह ऊपर चला जाएगा, देखिए ए का मुंह ऊपर में है, एल का मुंह ऊपर तो आए, देखिए एल का मुंह भी आपका जो ये खुला हुआ पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, टी का ये डंडा वाला पार्ट नीचे चला आएगा, ए तो सेम चला आएगा, है ना, वाई का पार्ट नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा सी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन अंतर्निहित है, यानी कौन सा कथन उससे संबंधित है। तो कथन है कि अध्यापक को कार्यालय में भाग लेना चाहिए, ये कथन कहा गया है। कथन को सत्य मान के आपको बनाना पड़ता है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट बाहरी दुनिया में गलत है और वो स्टेटमेंट को यहाँ सही दिखाया गया, तो आपको इस कथन को सही मानना होगा, ये मान के आपको बनाना होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि अध्यापक को कार्यालय में भाग लेना चाहिए। अब अनुमान क्या है इसका, क्या अनुमान होता है कि अगर अध्यापक कार्यालय में भाग लें तो आपको क्या लगता है, तो कार्यालय अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाता है। क्या कार्यालय में अध्यापक भाग लेंगे तो क्या वहां पे ज्ञान उनके लिए सामायिक नहीं बने, ज्ञान या तो वो ज्ञान लेंगे या ज्ञान देंगे, यानी ज्ञान के वहां पे जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी ज्ञान अर्जित किया जाएगा या ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद है कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, ऐसा थोड़ी है कि कार्यशाला समय बर्बाद करती है, वहां पे जो भी होगी ज्ञान की बात होगी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने में कभी समय नहीं बर्बाद होता है ना। तो 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, 1 नंबर सही, यानी केवल एक अनुमान सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमने आपको एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बनाया है। रीजनिंग में हम हर क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, आप थोड़ा बनाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, कुछ खास क्वेश्चन ये सब होता नहीं है, आपको बनाना है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हंस हंसो, तो यानी इसी से रिलेटेड ये है। तो देखिए ना आप क्या है इसमें, तो मोजो मोजा नहीं, ये नहीं होगा, जैकेट का जैकेट, जैकेट जैकेट नहीं, ये भी नहीं होगा, कमीजों का कमी नहीं, कमीज का कमीज, उल्टा लिखा हुआ ना, ये होगा पतलून का पतलून होगा, आंसर डी इसका सही होगा। तो ये सब 30 क्वेश्चन हमारा आज का जो रीजनिंग का था, जो पहला सेट है मेरा रीजनिंग का। कैसा लगा आपको मेरा ये डिस्कशन, जरूर अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और कल जो आपको आएगा वो 25 क्वेश्चन होगा, वो मैथ्स का होगा, उसके बाद जीके पेपर का, साइंस का, करेंट का, सारे चीज अब बिल्कुल शेड्यूल से चलने वाला है। आज थोड़ा हम कहीं पे चले गए थे जिसके कारण आज सुबह का वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। थोड़ी सी आपका हमें सपोर्ट की जरूरत है, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, और जो भी मेरे पास कंटेंट अच्छे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा कंटिन्यू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।